हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू एनालिटिकल पैराग्राफ. ठीक है, आपको एग्जाम में आएगा एक एनालिटिकल कुछ भी डिटेल्स दी होगी, डेटा दिया होगा आपको. व्हाट इज डेटा? डेटा इज द इंफॉर्मेशन, है ना. तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी वो नंबर्स में हो सकती है, उसकी अल्फ़ाबेट्स में हो सकती है, किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है ना. तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपको लिखना है कि एक्चुअली उसमें दिया क्या गया है. ठीक है, तो उसको कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल पैराग्राफ. ठीक है, आपको 5 मार्क्स का रहेगा. ये करके आएंगे. कुछ बहुत टफ नहीं है. जैसे आपने फॉर एग्जांपल कि आप जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप कोई पिक्चर ड्रॉ, उन्होंने कहा कि आई ड्रॉ करनी है ना, तो आप आई जो है क्या उसका स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और पूरा उसको लिखते हैं, है ना, कि कौन सी ट्यूब कहाँ से गई है, किस में क्या लिक्विड होता है, किसकी वजह से क्या होता है, क्या चीज़ हमको विजुअल करने में हेल्प करती है ना. इस तरीके से आप उसकी डिटेल्स लिखते हैं ना. तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, बस आपको पिक्चर भी दी गई है ना, वो डेटा भी आपको दिया गया है और बस उस डेटा को आपको लिखना है इन अ प्रॉपर वे. ठीक है, तो अभी हम इसको शुरू करते हैं. ठीक है, an analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of given chart, data, ग्राफ, आउटलाइन, क्लूज, टेबल एक्सेट्रा, है ना. डिस्क्रिप्टिव है ना, मतलब डिटेल में आपको डिस्क्राइब करना है. एक राइटिंग का एक पार्ट है कि वो वहाँ पर आपकी क्या है, एग्जामिनर सिर्फ आपकी मतलब माइंड को समझता है, कोशिश करता है कि हाँ आपने जो पिक्चर देखी क्या आप उस पिक्चर को डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हो, उस पिक्चर के बारे में लिख पा रहे हो, है ना, ये वो बस देखेगा. ठीक है, सो एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है एनालिटिकल पैराग्राफ में. और इस किस बेस पर होती है, जो आपको वहाँ पे दिया होता है, वेदर इट इज़ चार्ट, इट इज़ और इट इज़ अ ग्राफ और डाटा और आउटलाइन या क्लूज और अ टेबल. ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपको दी जा सकती है इन्फॉर्मेशन. ओके, it required analysis and comparison of given facts and drawing conclusion बेस्ड ऑन द गिवन डेटा. ठीक है, तो इसमें क्या है कि वही जो डेटा दिया गया है उससे आपको निष्कर्ष निकालने के एक्चुअली कहा क्या गया है ना, बताया क्या गया यहाँ पर. व्हेन राइटिंग इन एन एनालिटिकल पैराग्राफ, यहाँ पर यही वाली बात कही कि जब आप लिख रहे हो तो वन शुड रिमेंबर टू डिस्क्राइब द फैक्ट इन बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड कवर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. ठीक है, जब भी आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, एक तो पहली बात कि ये 100 to 120 वर्ड्स का आता है, 5 मार्क्स का होता है. तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि बैठ के हम उसी को लिखे जा रहे हैं, हमसे तो ये बन रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है, हमारी मैथ्स बहुत अच्छी है, हमारे डेटा हैंडलिंग हमने बहुत पढ़ रखी है, हमें सब आता है, तो हम उसी में फंस के रह गए, है ना. और किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे वहाँ पर हमें लिमिट प्रोवाइडेड है जो कि आपको मिलेगी ही, है ना, तो जितनी लिमिट है उतना ही लिखना है. उसको आप अननेसेसरी बढ़ाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके वहाँ पर 5 देने थे तो वो आपको 6 दे देगा, नहीं देगा, है ना. और इरिटेशन अलग होता है एग्जामिनर को कि आपने अननेसेसरी यहाँ पर पेजेस भरने की कोशिश की है. ठीक है, तो जितनी वर्ड लिमिट है उसको ध्यान रखना है. ठीक है, उस वर्ड लिमिट में ही रहना है. ऐसा भी नहीं कि 2 लाइन एक्स्ट्रा नहीं हो सकती, बट ऐसा भी नहीं कि एक पैराग्राफ ही बढ़ गया हमारा. ओके, 2 से 3 पैरा में आपके 100 to 120 वर्ड्स का ये आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके एनालिटिकल पैराग्राफ की राइटिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको उन फैक्ट्स को जो वहाँ पर दिखाई गए हैं उनको सबसे अच्छे तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं और सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जानी चाहिए, कुछ छूटे नहीं. ठीक है, so the paragraph must use clear and crisp writing along with providing complete details of data provided in the question. ठीक है, आपके पैराग्राफ की लैंग्वेज जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग और तरीके से होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, है ना. सिंपल टेंसेस यूज़ करने हैं, जैसे कि हेयर गिवन डाटा इज प्रोवाइडिंग दिस एंड दैट एंड दिस, है ना. तो लैंग्वेज सिंपल रखनी है बट प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे, वहाँ पर मैथ्स का तो करेंगे नहीं, है ना. तो इंग्लिश का हमें ध्यान रखना है यहाँ पर. इसके बाद में वही बात उन्होंने कही गई है जो मैंने अभी आपको बोल दी. ठीक है, इसके बाद हम इसकी फीचर्स देखेंगे, फीचर्स ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ. ओके, सो फीचर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ हम देख रहे हैं. ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ जो है डिस्क्राइब गिवन चार्ट, टेबल, डाटा, ग्राफ, क्लूज, उनको डिस्क्राइब करता है. इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रहेंसिव बट एट द सेम टाइम इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन.
छोटा होना चाहिए, ये नहीं वही मैंने जो आपको बोली बात है ना, कॉम्प्रिहेंसिव जैसा होना चाहिए, और उसी के साथ साथ उसमें जो है इन्फॉर्मेशन पूरी आपकी प्रोवाइडेड होनी चाहिए। नहीं कि छोटा करना था तो हमने दो जो उसमें और दिए हुए थे डिटेल्स, हमने डाटा दिया था उसको हमने भरा ही नहीं, क्योंकि छोटा रखना था हमें। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में इट शुड स्टेट द फैक्ट आर दैट आर प्रोवाइडेड, जो डिटेल्स दी गई हैं वो उसमें होनी ही चाहिए, मैंडेटरी कंपलसरी है, ठीक है। इट शुड हैव सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज सिंपल हो, कोई कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टेंस में आप बनाइए उसको, और सही होनी चाहिए, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज अप्रोप्रिएटली, ठीक है। इस यहाँ पर जो फिगर जो डेटा दिया हुआ है सॉरी, वहाँ पर जो क्वांटिटीज़ जो पिक्चर आपको मिलेगा उसमें जो क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, है ना, उनकी जो है वो आपको उतनी ही अप्रोप्रिएट लिखनी, जैसे उन्होंने कहा इंडिया में या फिर कहीं पर भी इलिटरेट या पढ़े लिखे नहीं लोगों का परसेंटेज 20% था 2009 में, या 1986 में 10% था, तो आपको वो चीज़ें प्रॉपर मेंशन करनी है, उनको बदलना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। इट शुड यूज़ द सेम टेंस थ्रू आउट एज फॉर एज पॉसिबल। ऑब्वियसली हमने शुरू किया कि एक टेंस से शुरू किया, अगर हम प्रेजेंट से उस बात को कह रहे हैं तो हमें प्रेजेंट में ही रखना है उसको, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या कंटिन्यूस में। और अगर हम पास्ट में ले जा रहे हैं कि ऐसा हुआ था, इस समय ऐसा हो, जैसे जनरली पास्ट में बनेंगे, क्योंकि आपने देख लिया जब पिक्चर की कुछ पुराने ईयर्स की ही बात हो रही है ना, तो आपको उसको पास्ट में लेके चलेंगे, तो शुरू से आखिरी तक कोशिश करना है कि पास्ट में बना रहे, ठीक है। इसके बाद में इट शुड नॉट प्रोवाइड एनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स, आपका अपना जिसको हम कहते हैं ज्ञान, है ना, तो अपना ज्ञान नहीं लगाना है वहाँ पर कि मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू जो वहाँ प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो अपना ज्ञान नहीं देना है, ओके। नेक्स्ट है आपका इट शुड प्रेफरेबली सॉरी हाँ, यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, वर्ब के पैसिव फॉर्म्स यूज़ करने हैं, ओके। इसके आगे अब हम देखते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया पहले कि 100 to 120 वर्ड्स में ही रखना है, ठीक है। इसमें कंटेंट आपके 3 चीज़ों में इसे आप लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपकी 1 या 2 लाइन्स की होंगी, जिसमें आप ये बताएंगे कि दिस गिवन चार्ट, दिस गिवन पाई चार्ट, गिवन टेबल, या जो भी आपको दिया गया है, व्हाट इज इट्स इज मेंशनिंग, है ना, क्या मेंशन कर रहा है वो, क्या चीज़ वहाँ पर दी गई है, ठीक है। एक्सप्लेन 1 or 2 लाइन्स द कंटेंट्स सॉरी कंटेक्स्ट, और व्हाट इज़ क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द चार्ट और ग्राफ, है ना, जो भी उसमें क्लियरली आपको समझ में आ रहा है वो आपको क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। अभी हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद में बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ की हम बॉडी बनाएंगे जिसमें कि हम वो डेटा भरेंगे जो हमें वहाँ पर दिया गया था, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन इन डिटेल फिगर एंड ट्रेंड्स, मेकिंग कंपेरिजन्स एंड कंट्रास्ट, है ना, कंपैरिजन करना है तो क्या के एक दूसरे से क्या उनमें सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, क्या शो कर रहा है, ये सब हम बॉडी में लिखेंगे, ठीक है। और कंक्लूजन हम लिखेंगे कि गिवन द ओवरऑल व्यू ऑफ समरी ऑफ द चार्ट, उसकी समरी बनाएंगे, ठीक है। ये सब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो अभी मैं ज़्यादा इस पर नहीं जा रही हूँ, ठीक है। ओके, कुछ हम बॉडी के लिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे वी मस्ट नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल ओपिनियन, जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। वी मस्ट चूज वाइजली द इंफॉर्मेशन, द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इट वेल, स्टेट द करेक्ट फैक्ट्स एंड समराइज इट प्रॉपरली, है ना, जो डेटा दिया हुआ है उसको प्रॉपर पढ़ना है। 2 मिनट पढ़िए, 3 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, पढ़िए और समझिए कि एक्चुअली कहाँ क्या गया है, फिर उसको बनाइए, ठीक है। इसके बाद में द चार्ट गिवन नहीं सॉरी फॉर इन्फॉर्मेशन वी कैन स्टार्ट दिस फ्रेजेस सच एस, तो जब हम शुरू में हम जो इंट्रोडक्शन बनाएंगे वहाँ पर हमें कैसे लिखना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं द चार्ट गिवन अवो डिस्क्राइब्स, है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है कुछ, ये लाइनें हैं, ये लाइनें आपको याद कर लेनी है जब आप इंट्रोडक्शन बना रहे होंगे, ठीक है। तो कौन सी लाइन्स, जैसे फर्स्ट वन है आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में द चार्ट गिवन अवो डिस्क्राइब्स, है ना, या फिर द गिवन टेबल सजेस्ट, है ना, या फिर द चार्ट सॉरी द टेबल गिवन अवो डिस्क्राइब या सजेस्ट। आपको देखिए यहाँ पर आप चार्ट लिख दीजिए अगर चार्ट है,
अगर टेबल है तो टेबल लिख दीजिए। इफ़ यू हैव डेटा देन राइट डेटा, इफ़ यू हैव पाई चार्ट देन राइट पाई चार्ट। ठीक है, जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको वहाँ पर लिखेंगे। और आपकी पहली लाइन इंट्रोडक्शन की इनमें से कोई एक हो सकती है, जो भी आप चाहें उसको रट लीजिए, है ना, कि मुझे पहली लाइन कुछ इस तरीके से बनानी है। इन 4-5 फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो दूसरा हमने देखा द गिवन चार्ट सजेस्ट द लाइन ग्राफ शोज। इसके बाद में नेक्स्ट है द डेटा गिवन द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पाई चार्ट इलस्ट्रेटेड, है ना। तो इनमें से कोई भी एक लाइन से आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करके उसकी डिटेल लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन, 2 तो मतलब सफिशियंट है। फिर भी आपकी बढ़ जाए तो 2.5 लाइन या 3 लाइन से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देना है। पूरा का पूरा वर्ड लिमिट जो है इंट्रोडक्शन पे वेस्ट नहीं करनी। ठीक है, 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ओके ओके, इसके बाद हम देखते हैं बॉडी में क्या करना है। फॉर बॉडी ऑफ द पैराग्राफ वी शुड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन वेल, वी शुड लुक फॉर द लार्ज डिफरेंस दैट आर वेरी प्रोमिनेंट। We can mention the aspect which is the smallest or the largest in the data given. Any aspect that is similar should be mentioned text. Next, we should further mention about the aspect that has remained अनचेंज्ड और कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, तो पैराग्राफ राइटिंग में आपको बॉडी जब बनाएं तो बॉडी में हमको क्या करना है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइज्ड हो, तरीके से लिखी हुई, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। इसके बाद वी शुड लुक ऑन द लार्ज डिफरेंस, हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे उस पाई चार्ट में, उस ग्राफ में जो डिफरेंसेस हैं, जो बड़े डिफरेंसेस जो बड़े आराम से दिख रहे हैं, सबसे पहले हम उनको लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1996 में ग्रोथ रेट 10% थी और सॉरी डेथ रेट 10% थी और 2000 में जाके वो 80% हो गई थी, है ना। तो काफ़ी डिफरेंस है और हमें बहुत तुरंत ही ये चीज़ नज़र आ जाएगी वहाँ पर, तो हमको इसको सबसे पहले लिखना है। इसके बाद वी कैन मेंशन एस्पेक्ट विच इज़ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इन द डेटा। ठीक है, फिर हमने उसके बाद में जो सबसे कम चीज़ थी, है ना, जो डेटा सबसे कम था वो हो गया, या फिर जो सबसे लार्जेस्ट था वो चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एनी एस्पेक्ट दैट इज सिमिलर शुड बी मेंशन। इसके बाद जैसे मान लो 10 के बाद में कोई 25 दिया हुआ है ना, तो हम 25 वाली डिटेल को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में वी शुड फर्दर मेंशन अबाउट द एस्पेक्ट दैट हैज़ रिमेंड। इसके बाद वही सीक्वेंस से जो बचे हुए हैं उनको एक के बाद एक में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, if the chart or table mention two different groups we should refer of both of them in the paragraph। ठीक है, अगर चार्ट और जो टेबल है वो दो डिफरेंट ग्रुप्स की बात कर रही है, ठीक है, तो हमको उस पैराग्राफ में उन दो को लेके साथ साथ चलना है, अगर आपको दो आ जाते हैं तो। ठीक है, मतलब उनको कंपेयर करना है आपको। तो इफ़ देयर इज़ एनी कॉन्ट्रास्ट और कंपेरिजन दैट कुड बी ड्रॉन वी मस्ट प्रेजेंट इट इफेक्टिवली। तो अगर दो उनके बीच में कंपैरिजन लिखने को कहा है तो आपको उसको बड़े अच्छे से लिखना है। ठीक है, इफ़ द चार्ट इज़ अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और हाईलाइट्स ट्रेंड्स ऑफ सेवरल ईयर्स वी शुड मेंशन अबाउट ईच ईयर इन अ कंसाइज मैनर, है ना। अगर वो डेटा ईयर वाइज कोई डेटा दिया है तो हमको हर ईयर के हिसाब से उसको सीक्वेंस में बताना है। इफ़ एनी कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट कैन मेड फ्रॉम 2 और मोर ईयर्स, ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा का बनाया है तो वी शुड राइट अबाउट दैट टू, है ना। मतलब जो भी डिटेल्स हमको लिखनी है उनको अच्छे से, कुछ भी स्किप नहीं करना है, बीच में सीक्वेंस बना के रखना है। ठीक है, फॉर डिस्क्राइबिंग द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, अब आप जब ग्रोथ लिख रहे हैं, जैसे बॉडी बना रहे हैं, बॉडी में आपको बॉडी बनाते समय आपको ग्रोथ की बात करनी है वहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं किस तरीके के वर्ड और फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यूज़ कर सकते हैं कि इन दिस चार्ट वी आर लुकिंग या वी आर सीइंग या ऑब्जर्विंग रैपिडली, है ना, चेंजिंग इन दिस थिंग, है ना, या डबल्ड हो रही है, या फिर आप देख रहे हैं स्काई रॉक्ड हो रही है, रॉकेटेड हो रही है, मतलब एकदम ऊपर चली गई। स्ट्राइकिंग इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है ना, जो सिंपल वर्ड है वो तो इंक्रीज है ही, पीक पे पहुंच गई है, सॉर्ड है, डिक्लाइंड है, कम है, प्लमट है, लेवल्ड ऑफ है ना, स्टेगनेटेड है, फ्लक्चुएटिंग है, बार बार चेंज हो रही है, बदल रही है ना, स्टार्टिंग है, शुरुआत है, राइज हो रही है, बढ़ रही है, स्टार्टिंग टू फॉल, गिर रही है, ड्रॉप डाउन, गिर रही है ना, स्लाइटली। इस तरीके के जो वर्ड हैं बढ़ने के लिए
एकदम नॉर्मल रहने के लिए और कम जाने के लिए, ठीक है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इस तरीके के वर्ड आप यूज़ करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ बनेगा वो बहुत इफ़ेक्टिव बनेगा। ओके, नेक्स्ट है मेंशनिंग क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ दी हुई हैं तो आपको मेंशन करनी, व्हेन इंक्लूडिंग नंबर्स एंड फिगर्स द एक्यूरेसी मस्ट बी एंश्योर्ड, ठीक है। नंबर और फिगर दिए हुए हैं, गलत नहीं होने चाहिए। 15 है तो 15, 25 है तो 25, ठीक है, वो प्रॉपर होने चाहिए। ओके, क्वांटिटीज़ कैन बी डिस्क्राइब इन अ नंबर ऑफ वेज। अगर क्वांटिटी दी हुई है तो वो कैसे दिखाई जा सकती है, जैसे परसेंटेज हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, रेशियो दिया हो सकता है ना। फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज़, अगर आपको क्वांटिटी दी हुई है तो वी कैन ऑल्सो यूज़ वर्ड्स लाइक फ्रेजेस, वर्ड एंड फ्रेजेस लाइक 1/3 ऑफ, है ना। अगर आपको क्वांटिटी दी गई है तो नियरली 1/4 ऑफ, मेजॉरिटी, ऑन एन एवरेज, है ना। ये वर्ड आप जनरल यूज़ भी करते हैं, 1/4, 2/4, नियरली 1/4, है ना। तो अगर आपको क्वांटिटी दी गई है तो आप ये वर्ड यूज़ करेंगे तो अच्छा आपका पैराग्राफ बनेगा, ठीक है। ट्वाइस एज मच, ऑलमोस्ट इक्वल, द हाई एज, द लो एज, अप्रॉक्सीमेटली, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप और कॉन्ट्रास्ट वी कैन मेक यूज वर्ड ऑन फ्रेजेस लाइक similarly, in contrast with, in comparison to, however, wherever, as opposed to, while, a striking difference, a noticeable difference, है ना। जब आपको कोई रिलेशन दिखा बनते हुए कोई भी दो डेटा के बीच में, है ना, कि ये तो अरे इनके बीच में तो एकदम ध्यान जा रहा है, नोटिस हो रहा है इनका डिफरेंस, है ना, कंटिन्यू डिफरेंस आ रहा है इनमें, या ये तो एकदम सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं आया, तो आप इस तरीके के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बॉडी के बाद हम बनाएंगे, हमारा लास्ट वाला रहेगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन बनाने के लिए वी में यूज़ वर्ड एंड फ्रेजेस लाइक, हम लिख सकते हैं ओवरऑल, आई कैन से दैट, या वी कैन से दैट दिस ग्राफ इज शोइंग कंटिन्यूसली ग्रोथ, या डिक्रीजमेंट, जो भी डिक्रीज हो रहा है, या फिर गोइंग अप, है ना, या गोइंग डाउन, जो भी हो रहा है वो आप, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ओवरऑल कर सकते हैं, सब्सिक्वेंटली कर सकते हैं, इन ऑल कर सकते हैं, इन अ नटशेल, इन शॉर्ट, देयरफॉर, ठीक है। इस तरीके के वर्ड आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Okay, now I'm showing you, explaining you with an example. Okay, the given line the given line graph provide information about changes in birth and death rates in New Zealand between 1901 to 21 to 01, ठीक है। Write an analytical paragraph summarizing the information and make comparison where relevant in about 100 to 120 words, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं। ओके सी, ओके सी, ये आपको पहले से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये आपको बना हुआ मिलेगा ये पिक्चर इस तरीके से, अगर इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ, है ना। तो ग्राफ आपको मिल गया है। यहाँ पर देखिए ऊपर में बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ है जो ये बर्थ को शो कर रहा है, एंड दिस वन इज शोइंग डेथ, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो जो इंट्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में वहाँ लिखा है वही आपका इंट्रोडक्शन है ना। सो हमने पहले लिख दिया द गिवन द ग्राफ शोज चेंजेस, है ना। ग्राफ अकेला है तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं तो शोज हो जाएगा, है ना। ग्राफ्स होते तो आप शो कर देते, है ना। सो आप कहेंगे कि द गिवन, गिवन नहीं लगाया है, अगर लगाया तो दैट इज़ ओके, इन्होंने नहीं लगाया। सो द चार्ट शोज चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ रेट्स इन न्यूजीलैंड सिंस 1901 एंड फोरकास्ट ट्रेंड टिल 2101, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया कि जो क्वेश्चन है आप चाहें तो वहाँ से भी उठा सकते हैं, बस आगे इस तरीके की लाइन लगानी है कि द ग्राफ शोज चेंजेस, है ना, या द गिवन चार्ट इज शोइंग चेंजेस, ओके। इस तरीके से आपको, या डिमॉन्स्ट्रेटिंग, इलिस्ट्रेटिंग, एक्सप्लेनिंग, ये आप कोई भी वर्ड यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपका इंट्रो हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बॉडी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे समझाने के बाद में अगर आपको कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा, ओके। अभी देखते हैं। Between 1901 to 2014, the death rate has constantly higher than the
द बर्थ रेट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली हायर देन द डेथ रेट, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि वो बता रहे हैं कि 1901 से 2014 तक यहाँ तक, ठीक है, जो ग्रोथ बर्थ की रेट है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है ना, अच्छे से ग्रो बढ़ रही है आगे आगे, है ना। और डेथ रेट क्या है, वो तो स्टेबल है या मतलब काफ़ी कम है ना। बट बर्थ रेट को आप देखेंगे यहाँ तक, इस लेवल तक, ये कौन सा लेवल है, 2014 वाला लेवल, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है ना 2041, हाँ सॉरी मैंने 14 कह दिया, 41 तक, ठीक है। देखिए एक बार फिर से करके देखते हैं। हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखी कि ये वाला जो ग्राफ है ये एकदम ऊपर जा रहा है यहाँ तक, और ये जो ग्राफ है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है या डाउन जा रहा है यहाँ तक, है ना। तो बर्थ बढ़ रही है और डेथ जो है हमारी डिक्रीज हो रही है, ये बात हमने समझ ली। ओके, कहाँ तक ये कंडीशन बनी हुई है हमने देख लिया, 2041 तक ये कंडीशन बनी हुई है ना। बस हमें यही बात लिखनी है जो हमें सबसे पहले नज़र आई, है ना। तो हमने यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर लिख दी इन्होंने कि बिटवीन 1901 to 2041 द बर्थ रेट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली हायर देन द डेथ रेट, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद में हमारा, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बर्थ्स और डेथ्स जो थी, डेथ्स है ना, वो आपको 10,000 की उसमें थी, जैसे ये क्या है 10,000 है, ये 20,000 है, 30,000, 40, 50, ये सब 10,000 की उसमें दी हुई हैं स्लॉट में, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इट स्टूड एट 20,000 इन 1901 एट द स्टार्ट ऑफ दिस पीरियड एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली आफ्टर दैट, है ना। 1901 से जो ये बढ़नी शुरू हुई, ठीक है, 10,000 से 20 पे ये यहाँ से शुरू हुई, है ना, स्टोर चलना शुरू हुई यहाँ से, और उसके बाद में एट द स्टार्ट ऑफ दिस पीरियड एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, है ना, धीरे 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 ये बढ़ती गई। आफ्टर दैट फिर इसके बाद में इट रीच्ड एट द पीक ऑफ अराउंड, कहाँ तक पहुँची है, ये देखिए यहाँ तक पहुँची, सबसे हाईएस्ट पीक पर। एक मिनट, पीक कहाँ दिख रहा है आपको इसका, दिस इज़ द पीक, है ना। तो लगभग ये 60 से थोड़ा सा अब हो जा रहा है, 60 और 70 के बीच में जा रहा है, तो आप 65 इसको कहेंगे, है ना। तो अब आपने कहा कि इट रीच्ड एट इट्स पीक ऑफ राउंड 65,000 इन 1961। 65,000 कहाँ था, यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने ज्वाइनिंग पॉइंट देखा, तो हमने उसको बता दिया कि क्या है, कि कौन कहाँ क्या चीज़ बताई। सेकंड हमने देखा कि बर्थ रेट का पीक कब जा रहा था, कितना पीक था और वो कब तक गया था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। ओके, ठीक है, ये वाला हमने देख लिया, एक हमने ये देख लिया। इसके बाद में सिंस देन, इसके बाद से द बर्थ रेट हैज़ फ्लक्चुएटेड बिटवीन 50 to 60,000, है ना। इसके बाद में ये 50 से 60 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है ना, कम ज़्यादा हो रही है। ये पीक के बाद में ये देखिए, ये जो पार्ट है ना ये फ्लक्चुएट हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। आप चेंज भी लिख सकते हैं, फ्लक्चुएट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो यही उन्होंने कहा है कि द बर्थ रेट हैज़ फ्लक्चुएटेड बिटवीन 50 to 60,000, ओके। फिर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन in the coming year, reaching approximately 42,000 by 2101, ठीक है। 2101 तक क्या हुआ कि ओके, यहाँ तक तो हमने इसे देख लिया कि ये धीरे धीरे क्या फ्लक्चुएट हो रही है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये इट इज़, ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें लगता है कि मतलब ऐसा समझा कि ये डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है इन कमिंग ईयर, आगे वाले ईयर्स में ये कम हुई, ठीक है। ऐसा हमको इस पिक्चर को देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। बिटवीन 50 to 60, कहाँ तक, 50 to 60 से के बीच में ही रही है ना, ठीक है। इसके बाद में रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली 42,000 तक पहुँची, कब 2101 में ये कहाँ तक पहुँची थी, यहाँ तक पहुँची। ये कौन सा पार्ट है, 40 वाला लाइन, है ना। तो 40 से थोड़ा अब वो है तो आप 42 लिख दें, 43 लिख दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन नहीं है, तो दैट इज़ ओके, चलेगा, है ना, ठीक है। तो आप ये वाली चीज़ हमने बता दी, हमने बर्थ की पूरी बात कंप्लीट कर ली, ठीक है।
इसके बाद में हम देखते हैं डेथ की बात करते हैं अब हम कि डेथ रेट की क्या कंडीशन है, ठीक है। चलिए, इन कॉन्ट्रास्ट द डेथ रेट स्टूड एट अराउंड, हो सकता है आपको सिर्फ एक ही पिक्चर आए, ठीक है, ये दूसरा वाला ना आए। यहाँ पर उन्होंने दो चीज़ें दी हुई हैं, है ना, मैंने आपको दो चीज़ें बता रही हूँ एक साथ, और हो सकता है सिर्फ एक यही चीज़ हो तो हमारा पैराग्राफ इतना ही बनेगा, है ना। इसके बाद में है इन कॉन्ट्रास्ट द डेथ रेट स्टोड एट अराउंड 10,000 इन 1901 एंड हैज़ इंक्रीज स्टेडली आफ्टर दैट, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये कब तक बोला इन्होंने, 1901 पर हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि यस, यहाँ पर कहा गया था कि जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे जो इंक्रीज मतलब यहाँ बढ़ रही थी 10,000 19 देखिए 1901 में 10,000 के आसपास थी और ऑलमोस्ट वहीं पर ही थी, है ना। और इसके बाद में इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 2021, है ना। आपको वर्ड्स थोड़े से हार्ड लग रहे हैं तो आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ग्राफ देख के आप समझ तो जाएंगे लिखना क्या है, बट कैसे लिखना है यही तो हमें सीखना है ना, ठीक है। सो राइज स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 2021 बिफोर लेवलिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60,000 बिटवीन 2016 एंड 2061 और 81 इस समय में जाके देखिए काफ़ी इंक्रीज हो गई, लगभग 60 तक पहुंच गई थी, ठीक है।